बार बार का वीडियो देखने का टेंशन हुआ खत्म, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर 1 है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा एक ही वीडियो में। इस वीडियो के अलावा आपको दूसरे कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आइए देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। एक का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी होगी। जैसे पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो होते हैं अवस्था, गलनांक, रंग, क्वथनांक, गंध और घनत्व। ठीक है, चलिए अब दूसरी जो बात है ये है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है इसे। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। चलिए तो इसको बहुत ही अच्छे से हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल के जरिए जानने का प्रयास करते हैं ताकि जीवन भर याद रहेगा। ये है आपका पानी, ठीक है, और यहाँ पर पानी में 2 चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पहली है आपकी नमक, ये देख लीजिए नमक है, ठीक है। चलिए दूसरा है आपके पास, उसको खोल लेते हैं। ये दूसरी कागज़ में मेरे पास है यहाँ पर शक्कर, ठीक है भैया, ये आपका शक्कर हो गया। चलिए तो पहले क्या है, मैं नमक को इसमें घोलता हूँ, ठीक है। ये मैंने जैसे इसमें घोला, ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते करके, ये मैंने इसमें इसको घोल दिया है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर केवल और केवल क्या वास्तव में नमक क्या था, खारा था, तो इसने इसके खारेपन को दूर कर दिया क्या, ठीक है। उसी तरह हम यदि शक्कर से के घोल से भी शक्कर पटकेंगे तो देख लीजिए ये शक्कर है, ठीक है, ये शक्कर भी डालेंगे तो शक्कर का काम क्या है, मीठा, ठीक है, क्या है, मीठा करना। तो क्या शक्कर को घोलेंगे तो मिठास आएगी या नहीं आएगी, आएगी। उसी तरह नमक को घोलते हैं तो क्या आ जाएगा, खारापन आएगा। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि वास्तव में हो क्या रहा है यहाँ पर। तो देखिए भौतिक परिवर्तन ही है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो पदार्थ है, जो हमने अभी शक्कर ली, ठीक है, क्या ली हमने, शक्कर और नमक। तो नमक के या तो रंग में परिवर्तन हुआ, केवल किस में परिवर्तन हुआ, रंग में, ठीक है। उसका जो आकार था वो भी बदल गया थोड़ा सा, देखिए आकार जो था ठोस में था, ठीक है, वो उसमें घुल गया। समझ में आ रही बात, रंग में, आकार में। उसकी जो अवस्था थी, अवस्था ठोस द्रव वही चीज़ है, एक ही। आकार का मतलब है कि थोड़ा सा दाने उसके बड़े थे तो घुलकर पानी में घुल ही गया, अवस्था हो गया। उसका तापमान, तापमान का मतलब है टेम्परेचर, क्योंकि वो बाहर था तो कुछ अलग टेम्परेचर में था, यदि ज़्यादा ठंडे पानी में डालेंगे तो उसका टेम्परेचर अलग हो जाएगा, ठीक है भैया। उसकी गंध, जी हाँ, उसकी गंध में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, क्योंकि यदि हम कोई से भी घोल में डालेंगे तो वो उसी घोल का गंध ले लेगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, ठीक है, रंग में, आकार में, अवस्था में, तापमान में और गंध में। और ये वास्तव में है क्या, जो मैंने आपको बताया है कि ये है पदार्थ के भौतिक गुण। क्या है, ये पदार्थ के भौतिक गुण है, ठीक है। तो जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, केवल किस में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। समझ में आया है। एक डेफिनेशन क्या हुई आपकी, कि जब पदार्थ के भौतिक गुणों में, ठीक है, यहां पर देख लीजिए परिभाषा को, जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है, ठीक है। मैं देखिए बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, समय भले ही लगेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि एक बार देखोगे और एक ही बार में बिल्कुल समझ में आना चाहिए जीवन भर के लिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं आप इसके, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, तापमान, ठीक है, आकार, गंध आदि में से कोई में भी परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल आप अच्छे से कर सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 2 जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हुए हैं, कि पहला है आपका पेट्रोल का वाष्पीकरण, जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया, शक्कर का पानी में घुलना, ये आपके सामने प्रैक्टिकल रूप से बताया। दूसरा है नमक का पानी में घुलना,
ठीक है, इनको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। 2 नंबर में आपसे पूछता है परिभाषा कभी कभी, और उदाहरण भी पूछ लेता भौतिक परिवर्तन के, कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण जो चीज है, ठीक है, ये कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये समझ में आया, बात नहीं आया इसमें, आपको आप खुद स्वयं कमेंट करके बताओगे जब रासायनिक परिवर्तन को भी हम समझ लेंगे जब। ठीक है, तो चलिए, अभी तक मैंने आपको बताया ये भौतिक गुण बताए। इस देखिए, नोट्स तैयार करना बड़ी चीज़ है, अभी तो समझ में आएगा, पर आपका हमारा जो दिमाग होता है ना, माइंड होता है ना, वो थोड़े समय के बाद में, ठीक है, चीज़ों को भूलने लगता है। इसलिए आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, जिस तरह यहाँ पर मैंने करे हैं। ठीक है, मैंने करवाए हैं कोचिंग के बच्चों के द्वारा। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ये परिभाषा बढ़िया से हो गई, इतनी चीज़ें। चलिए, इसके बाद में ये यहाँ पर है, समझ में आया, बात नहीं आया। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूध से दही बनना, तो इसमें देखिए दूध के गुण अलग हैं, ठीक है, और दही के गुण इसके भी अलग हैं। समझ रहे हो बातों को आप। ठीक है, इसकी जो इसको पीने से अलग अनेक लाभ होते हैं, इसको पीने से और अनेक लाभ होते हैं, यानी कि इसके ये अलग चीज़ हो गई, ये अलग चीज़ हो गई, लेकिन है ही क्या, वो दूध से ही दही बना जन H2। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, और दोनों से मिलकर क्या बनेगा, H2O। अब यहाँ पर गौर से देखिए कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है सबसे ज्वलनशील गैस, और यदि इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दे तो ये क्या पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी। क्या पकड़ लेगी, ध्यान से समझिएगा, आग पकड़ लेगी। क्या पकड़ेगी, आग, और आग का मतलब होता है सबको जलाना। ठीक है, यानी गर्म होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो इसके गुण क्या है, इसका गुण है जलाना। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिला दिया तो बन गया पानी। अब बताइए, पानी कभी जलाता है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं। पानी का काम है बुझाना, चाहे वो प्यास हो चाहे आग हो। तो जब कोई भी एक पदार्थ किसी दूसरे अन्य पदार्थ के साथ मिलता है और एक नया पदार्थ बना लेता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। परिभाषा लिख दी कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना, LPG का दहन, दूध का फटना। ठीक है, या फिर एक उदाहरण आप ये लिख सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों ने क्रिया की। यहाँ पर नोट करके मैंने देखिए और अच्छे समझने के लिए लिख दी लाइन कि हाइड्रोजन क्या है, सबसे अधिक ज्वलनशील गैस होती है, जो LPG से भी 3 गुना अधिक ज्वलनशील गैस होती है। बहुत ज्वलनशील है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, ठीक है, तो ये मतलब आग लग जाएगी, तो खुला छोड़ देते। पर अब ये दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, पानी बन गया, और पानी क्या है, ठंडा करता है। समझ में आ गई होगी बात मेरे हिसाब से अब। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब। और अगला जो है, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इससे आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है, लेकिन अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तो भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए, तो आप इनकी कमेंट करिएगा आप। ठीक है, आपके हिसाब से खोखले पानी में जल का वाष्प बनना, ठीक है, खोखले पानी में जल वाष्प बनना, बर्फ पिघलेगा जल बनेगा, किस तरह का परिवर्तन है, ये भी कमेंट में बताना है, और लिखिएगा। ठीक है, पूरा लिखिएगा, खोलते पानी में जल का बनना किस तरह का परिवर्तन है, कि भौतिक परिवर्तन तो उसका आगे भौतिक परिवर्तन लिख दीजिएगा, और रासायनिक परिवर्तन तो रासायनिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, पेट्रोल का वाष्पीकरण, LPG का दहन, किसी लोहे की छड़ को रक्त तृप्त करना, ये किस तरह का परिवर्तन है, दूध का दही जमना, और ठोस अमोनियम है। ठीक है, ये अमोनियम है, ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये किस तरह का परिवर्तन है, तो इनको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। इसी उद्देश्य से मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ,
बिल्कुल शांति से पढ़ा और आप भी देखिए सब्र शांति से ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये प्रश्न पूछ लेता आपसे, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताइए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो उदाहरण बताने हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कब होती है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और नए गुणधर्म के साथ बनते हैं। क्या वर्ड बोला है, नए पदार्थ बने नए गुणधर्म के साथ। तो देखिए यहां पर मैंने दो उदाहरण लिख दिए और इनको आप जानते भी हैं। ठीक है, दूध से दही जमना। ठीक है भैया, यदि कोई पूछे परिवर्तन तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ध्यान समझिएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और अभिक्रिया के हिसाब से रासायनिक वे अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है ना, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी परिभाषा ये बोल सकते हैं आप, क्या बोलोगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि कोई भी एक नया पदार्थ बनता है और नए गुणधर्म के साथ बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए दूध के जो गुण है वो अलग है। जैसे एक गुण आपको मैं बता देता हूं कि दूध जो है, ठीक है, यदि हम थोड़ा पीते हैं, ज़्यादा पी लोगे तो गैस बनाता है। ठीक है, क्या करता है, हमारे शरीर में गैस बनाता है, सब जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है। लेकिन जो दही है वो उसी गैस को क्या करता है, गैस को समाप्त करता है। ठीक है, जब हम पेट में कुछ गड़बड़ी होती है तो दही खाते तो क्या होता है, भूख ज़्यादा लगती है, ये भूख मिटाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पेट में गैस बनाएगा और ये गैस को समाप्त करेगा। पहले गुण यही बता दिया मैंने, एक ही चीज़ है, देखिए ज़्यादा समय ना लूँगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और एक सटीक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है बहुत ही ज्वलनशील गैस है, और ज्वलनशील गैस है तो ये आग पकड़ लेती है। ठीक है, ये मतलब जलाने का काम करती है। क्या करती है, जलाने का काम करती है। ठीक है, और जो हमारा पानी है वो पानी क्या करता है, आप सब जानते हैं, बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन वास्तव में क्या हुआ, ठीक है, तो इसको नोट्स के द्वारा आप समझिए ये कि वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या बने, नए पदार्थ बने और नए गुणधर्मों के साथ बने। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आ गई। मैं देखिए बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं। अब आपके मन में शंका होगी हम कैसे माने कि साहब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये देख लीजिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन अगला, कि आप हम कह सकते हैं किस तरह से कहोगे आप, कि पहला है कि गैसों का उत्सर्जन। क्या है, गैसों का उत्सर्जन। जिसमें गैसों का उत्सर्जन होगा, एक तरह की रासायनिक तापमान में परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा और अवक्षेप बनेगा, कुछ न कुछ चीज़ उसमें अवक्षेप बनेगी। तो ये आपके रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण बोल सकते हैं, विशेषता बोल सकते हैं, या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि आप किस तरह कहोगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो भैया ये परिवर्तन होंगे तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो ये नोट्स तैयार कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो जैसे पाठ का नाम है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो अब दूसरा वर्ड है कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, चलिए तो इसको भी अच्छे समझते हैं। रासायनिक समीकरण को समझने से पहले आप समीकरण को समझिए। ठीक है, कि समीकरण क्या है। तो देखिए समीकरण का मतलब दो तरह का होता है, एक मैथ्स की लैंग्वेज में और एक साइंस की लैंग्वेज में। तो जो मैथ्स में है क्या होता है कि जो दो भौतिक राशियां हैं उनमें समानता बताने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2x = 5, तो ये क्या है, आपका एक समीकरण है। और ये दो भौतिक राशियां है, एक 2x है और यहाँ पर 5 है, यानी कि x का मान ऐसा है कि ये 5 आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 2x = 6, तो यानी x का मान कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो 2 × 3 = 6, तो 6 = 6 आ गया। तो ये जो दो भौतिक राशियां कोई सी भी दे रहे उसमें समानता बताने वाले कथन को हम कहते हैं समीकरण। पर ये मैथ्स में, अब हमारे बात है साइंस पढ़ रहे हैं हम, तो साइंस में समीकरण क्या है वास्तव में। तो देखिए कोई भी जो अभिक्रिया होती है ना, उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं बढ़िया से, किसी, लिख लेना आप, नोट कर लेना, किसी अभिक्रिया में होने
वाले परिवर्तन को दर्शाना, ठीक है, किसी अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को दर्शाना भी समीकरण, देखिए आराम से बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो और अच्छे समझ में आए। किसी अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को दर्शाना ही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। आप वो अभिक्रिया की जगह पर कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, कि पदार्थ बोल सकते हैं, किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाना ही समीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण है तो अभिक्रिया भी किस तरह की होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो हम यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें होने वाले परिवर्तन को दर्शाएंगे, ठीक है, उसमें होने वाले परिवर्तन को दर्शाएंगे तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। लेकिन अभी यदि आप ये परिभाषा लिखोगे तो ये सिंपल परिभाषा है, तो इसकी सटीक परिभाषा क्या है? तो वो दो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, H2 प्लस O और मिलकर बना आपका H2O, ठीक है। और यदि हम इसको और समझिए अच्छे से तो एक उदाहरण और लिख देता हूँ, ठीक है, Z10 प्लस H2SO4। Z10 क्या बना आपका? SO4 बना, ये यानी जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में आप नोटिस करना है, ठीक है, मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है। देखिए कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है, यानी कि एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया ही है ये, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो हुई है, इनमें हमने दो चीज़ों का ध्यान रखा है, एक तो इनके सूत्रों का, साथ में इनके प्रतीकों का, ठीक है। प्रतीक मतलब ये चिन्ह जो है प्रतीक कहला रहा है, ये धन है कि ये दोनों जुड़ रही है तो ये धन, तो इनके प्रतीक और सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्डों का ध्यान रखा, वो वर्ड कौन से हैं आपके? कि एक तो है प्रतीक और दूसरा है सूत्र, और इन दोनों के द्वारा, ठीक है, निरूपण किया हमने। निरूपण मतलब दर्शाया, निरूपण का मतलब क्या होता है? दर्शाना होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण वास्तव में क्या है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण क्या है? तो हाँ, रासायनिक अभिक्रिया है कोई भी, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा, अब एक तो प्रतीक नहीं, बहुत सारे प्रतीक हो सकते हैं, एक से ज्यादा तो प्रतीकों हो जाएगा, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिंपल परिभाषा लगी अब, ठीक है, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। अब यहां पर एक चीज और नोट करिए, क्या नोट करना है कि यदि मैं कहूं कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ये जल H2O ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है। क्या है बना है? यहां पर ये दोनों जो चीजें हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप, ध्यान से समझिएगा, एक अच्छी परिभाषा आ जाएगी समझ में, ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं, ठीक है। तो भैया जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अभिकारक कहा जाता है। किन्हें कहते हैं? अभिकारक। परिभाषा आ जाए तो लिख देना, ठीक है। क्या किसने कहेंगे अभिकारक? कि जो अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो भैया अभिकारक को क्रियाकारक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, इनके बिना क्रिया नहीं होगी।
अभिकारक का दूसरा नाम क्या है? क्रिया कारक। उसी तरह अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले तत्वों को उत्पाद कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? क्रिया फल, क्योंकि क्रिया के बाद में फल प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से नोट कर लिया अपने बात। ठीक है, तो चलिए इसकी दूसरी परिभाषा भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, रासायनिक समीकरण ये था आपका। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करेंगे तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका दूसरी परिभाषा क्या बनी? मैंने अभी बताई आपको कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में, अर्थात अभिकारक और उत्पाद के रूप में, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद के रूप में उसका प्रतीकात्मक निरूपण करेंगे, यानी कि प्रतीकों के साथ उसका निरूपण करेंगे। प्रतीकों मतलब समझ गया, अभी मैंने बताया सूत्र और चिन्ह। ठीक है, तो प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो परिभाषा अच्छी लगे ना वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसको आप सिंपल और बनाना चाहते तो इतना सा लिखना है आपको, तो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और यदि ये थोड़ी टफ लगे तो ये कर लेना आप, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करते हैं तो ये आपका कहलाएगा रासायनिक समीकरण। अब दो तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर हैं आपके सामने। एक तरह का मैंने देखिए शब्द के रूप में लिखा है और एक को मैंने सूत्र के रूप में लिखा है। तो जब हम कोई भी समीकरण है उसे शब्दों के रूप में निरूपण करते हैं ना तो वो शब्द समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा, 1 नंबर में आता है शब्द समीकरण क्या है। तो जब कोई भी रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में निरूपण करते हैं तो शब्द समीकरण कहलाता है, और जब कोई भी रासायनिक समीकरण को सूत्र के रूप में निरूपण करते हैं तो उसे सूत्र समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से अच्छे से नोट से तैयार कर लेना है। यहाँ से आप देखिए, नोट से तैयार करने के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, ठीक है, चलिए अब देखिए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इनको भी अच्छे समझ लेते हैं। चलिए इसे 2 उदाहरणों के द्वारा अच्छे समझेंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहले मैंने लिखा है C+O2 मिलकर क्या बना है भैया, कार्बन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया हुई तो बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पलों में ध्यान से देखिए। पहले कुछ बातें सीखेंगे, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली परिभाषा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है या ऑक्सीजन है, ये क्या है? तत्व है। क्या है? ये तत्व है। ठीक है, और इस तत्व के अंदर ये जो, जैसे कार्बन के पास तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये है तत्व के परमाणु की संख्या। तो इसको हम बोल सकते हैं परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या। ठीक है, तो यहां पर गौर करिए कि C हमारा 1 बार था, तो यहां पर भी C 1 बार है। O कितनी बार था? 2 बार था। यहां पर O 2 बार हो गया, यानी ऑक्सीजन 2 बार हो गया। ठीक है, तो मतलब यहां पर परमाणु की संख्या जो है वो बराबर है क्या? तो है। ठीक है, तो ये कौन है? फिर से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये तत्व है और तत्व के परमाणु की संख्या, तत्व के परमाणु की संख्या यहां पर क्या है? बराबर है। ठीक है, और यहां पर गौर से देखिए तत्व के परमाणु की संख्या को, तो ये Mg है 1 है, ये ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है, यहां पर 1 है। तो यहां पर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, जहां पर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो वो संतुलित है, और जहां पर तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो वो असंतुलित है। और छोटी सी चीज है, देखिए परिभाषा को मैं मेरे हिसाब से थोड़ा टुकड़े टुकड़े में याद करवा रहा हूं आपको। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है,
ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। और हमने बता ही दिया है कि ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, ठीक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, पूरी परिभाषा यदि बोलूं मैं तो क्या बनेगी कि कोई भी यदि रासायनिक समीकरण है, कोई भी रासायनिक समीकरण है, उसमें अभिकारक और उत्पाद में, किसमें, अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो। क्या बोला है मैंने, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब असंतुलित की परिभाषा बोलोगे तो किस तरह बनेगी, थोड़ा सा बोलने का प्रयास करो, अपने आप समझ में आएगी। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो, वो आपका असंतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यानी कि याद करने का तरीका इतना सा है कि हम बोलेंगे अभिकारको, मैं याद भी करवा रहा हूं आपको, अभिकारकों और उत्पादों में, ठीक है, प्रत्येक तत्व के, ये प्रत्येक तत्व के किसकी संख्या, यहां पर हमने 3-4 बार बोल दिया, ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या यदि बराबर है तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो असंतुलित है। ठीक है, तो परिभाषा आप समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये 2 एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं ये संतुलित और असंतुलित के ही हैं। चलिए, तो इसको और अच्छे से नोट्स में देखते हैं, तभी समझ में आएगा आपको थोड़ा सा। देखिए कि ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। C+O2। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जिंक प्लस, ठीक है, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इतनी हो गई। चलिए, अब है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भैया, क्लियर, समझ में आ चुका होगा। असंतुलित और संतुलित तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते, समझाने का प्रयास किया है। अब एक प्रश्न आपका यहाँ पर जरूर उठता है, ठीक है, पहले आप नोट्स का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से देखिए, आप तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण का, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका जो उठता है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, इनको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देख लीजिए, देख लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास पहले से। ठीक है, ये देखिए, तो ये यहाँ पर देखते हैं, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हम लिखेंगे द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम है। ठीक है, कोई भी समीकरण असंतुलित हम नहीं लिख सकते। ये तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए उदाहरण पूछे कोई असंतुलित का, तो असंतुलित लिखना है, वरना आपको उसे संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिपालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। बस इतना सा है, 2 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, ये लिखोगे। साथ में ये कभी कभी ऐसा पूछता प्रश्न जो आपसे है कि रासायनिक समीकरण, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और इसे, ठीक है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो ये तो संतुलित की परिभाषा हो गई, और बाकी जो मैंने यहाँ से आपको बता ही दिया है ये प्रश्न। ठीक है, ये उसका उत्तर लिख देना। ठीक है भैया, नोट से तैयार करते रहना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो छूट गई थी, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। देखिए, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, कंकाली समीकरण, जो हमारा असंतुलित समीकरण है ना, जो मैंने अभी बताया था आपको, वो कंकाली समीकरण है। ठीक है, ध्यान रख दिया जाएगा। और असंतुलित समीकरण को किस विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। तो देखिए, जो विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है ना, उसे कहते हैं हीट
एंड ट्रायल विधि द्वारा। 2 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है, एक एक चीजें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है हमारा वो बना है कि वायु में जलने से पूर्व या जलाने से पूर्व, थोड़ा बच्चों ने नोट तैयार किया तो थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं तैयार करने में। ये प्रश्न है आपका कि कोई भी वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए जो मैग्नीशियम रिबन है ना, वो अभी मैंने जो उदाहरण बताया था आपको, कौन सा उदाहरण, जो असंतुलित समीकरण का उदाहरण था, ठीक है, कहाँ चला गया, मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको बताया था, ये यहाँ पर लिख भी देता हूँ भले ही, ये आपका Mg प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये बना था क्या, MgO, ये बना था, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होती है, जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है ना ये, तो इसके ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है। अब उसको हटाने के लिए ही इसे पहले हम कपड़े से या रेगमाल से इसको साफ करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए इसे साफ किया जाता है। ये जो परत है ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकेगी, तो वहाँ मैग्नीशियम जलेगी नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है। तो बहुत ही सिंपल सा था, बढ़िया से कंप्लीट करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है मैंने ये 3 वर्ड पहले से आपको समझा दिए हैं। अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं या क्रियाकारक कहते हैं। उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है, इसे क्रियाफल के नाम से भी जाना जाता है। शब्द समीकरण, देखिए ये वर्ड है जो मैंने अभी आपको समीकरण बताए थे ना, उन समीकरण को यदि शब्दों के रूप में लिखोगे ना तो शब्द समीकरण कहलाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, वो आएगा रासायनिक समीकरण को लिखते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए या कौन कौन से इसके निर्देश है। चलिए तो इसे अब अच्छे समझेंगे। तो चलिए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा अच्छे समझेंगे। जैसे हमारे पास है जल, ध्यान से समझिएगा, जल है H2O, ठीक है, इसको यदि हम करंट देंगे, ठीक है, करंट देंगे यानी कि विद्युत देंगे, और विद्युत देंगे तो ये जो जल है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कोई सा भी रासायनिक समीकरण लिखते जब, ठीक है। तो ये मैंने किस तरह लिखा है, ये नियम के द्वारा ही लिखा है। पहली चीज मैंने क्या कही कि ये जो जल है हमारा, ये जल हुआ अभिकारक, ये तो सब जानते हैं आप, इतनी देर में सब समझ गए होंगे कि अभिकारक कौन सी चीज़ है, उत्पाद कौन सी है, ठीक है। तो ये उत्पाद है। तो जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, दोनों में जो परिवर्तन होता है, अभिकारक एवं उत्पादों में जो परिवर्तन होता है, उसको क्या दर्शा रहा है, एक तीर के निशान के द्वारा, तीर के निशान से क्या दर्शा रहे हैं, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट यही है कि अभिकारक और उत्पाद में होने वाले परिवर्तनों को एक तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये जो तीर के निशान का जो सिरा है, सिरा यानी कि इसका मुंह बोल दीजिए आप, तो आप खुद समझदार हो कि मुंह किस तरफ है, उत्पाद की ओर, सिरा किस तरफ रहेगा, उत्पाद की ओर रहता है, ठीक है। इसका जो सिरा है वो किस तरफ रहेगा, उत्पाद की ओर। दूसरी चीज हो गई। तीसरी है कि जो अभिकारक है इसको कहते हैं हम LHS साइट और इसको कहते हैं हम RHS, बोलते हैं ना, बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और हिंदी में बात करें तो बाई ओर, ठीक है, बाई और ये है दाया पक्ष, ये बाया था, तो इसको हम कहेंगे कि अभिकारकों को बाई ओर लिखते हैं और उत्पाद को दाई ओर लिखते हैं। समझ में आ रही बात। पहली बिंदु क्या बताया था मैंने सबसे शुरुआत में बताया था आपको कि तीर के निशान के द्वारा दर्शाएंगे अभिकारक और उत्पाद में होने वाले परिवर्तनों को। दूसरी बात क्या बताई फिर, बोलिए। मैंने दूसरी बात बताई कि इस जो तीर का निशान है इसका सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीसरी बात पे क्या आई कि जो अभिकारक है उसको हमेशा, ठीक है, बाई ओर लिखते हैं, ठीक है, और उत्पाद को दाई ओर लिखते हैं। तो तीसरा बिंदु यही बन जाएगा आपका कि अभिकारक को बाई ओर लिखते हैं, और चौथा पॉइंट बना देना कि उत्पाद को दाई ओर लिखते हैं। कोई से पॉइंट बना दो, मैंने एक पॉइंट में लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी उससे। अब इसके आगे की जो प्रोसेस है, ठीक है,
अब आगे देखिए, इतनी चीज तो क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर ये जो हमने जो क्रिया कराई, यानी कि इसमें जब करंट दिया, तो ये करंट दिया तो ये इस तीर के निशान के ऊपर क्यों लिखा, पहली चीज मन में शंका। दूसरी कि ये है क्या, ठीक है, तो ये है उत्प्रेरक। यहाँ पर जो विद्युत है वो किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक की ओर। किसकी तरह कार्य करेगा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं कि जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन उसे शीघ्र स्थापित करने में मदद करता है, ठीक है, तो ये हो गया उत्प्रेरक। तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक को लिखा जाता है। तो क्या बोला लाइन मैंने कि तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक को दर्शाया जाता है, ठीक है। अब वो उत्प्रेरक किसी भी रूप में हो सकता है, विद्युत के रूप में हो सकता है, उष्मा के रूप में हो सकता है, उस प्रकाश के रूप में हो सकता है, कुछ भी है, तो लेकिन उसे कहाँ दर्शाया जाता है, तीर के निशान के ऊपर। नीचे भी दर्शा सकते पर ऊपर ही बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब साथ में एक चीज की कमी यहाँ पर इसमें है, वो कमी क्या है कि हम यहाँ पर ये जल है, ये जल है हमारा द्रव अवस्था का, और द्रव अवस्था को कहते हैं एल, एल यानी कि लिक्विड, ठीक है। हाइड्रोजन होती है हमारी गैस, तो जी लिखते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन भी होती है गैस, तो इसको भी जी लिखते हैं। ये क्या है मैटर है, तो ये है आपका कोई भी, ठीक है, कोई भी यदि हम अभिकारक और उत्पाद है और उसमें परिवर्तन होगा तो उसकी अवस्था को दर्शाया जाता है, ठीक है। अभिकारक की अवस्था को दर्शाया जाता है और उत्पाद की भौतिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है। जैसे उसकी ठोस अवस्था है, यदि ठोस है, ध्यान से समझिएगा, ठोस है, ये बहुत नोटिस करने वाली बात है, ठोस है तो वो आपका सॉलिड कहलाएगा यानी एस। द्रव यदि है तो वो कहलाएगा लिक्विड यानी कि एल। गैस यदि है, ठीक है, गैस यदि है तो वो कहलाएगी आपकी जी, ठीक है। और विलयन अवस्था में है, विलयन है तो ये एक क्यू है। अब ठीक है, ये विलयन भी एक तरह का द्रव है, पर ये द्रव में नहीं आएगा, ये विलयन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये घोल है, किसी भी चीज का घोल, ठीक है, घोल को कहते हैं विलयन। समझ में आगे बात नहीं है। तो ये चीजें थी आपकी रासायनिक समीकरण को लिखते समय सावधानी रखनी कौन कौन सी है, या निर्देश बताने उसके। तो यहाँ से देख लीजिए, पहला हमने बता ही दिया है, पूरे समझा दिए हैं कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान दर्शाते हैं। ये तीर का निशान का जो सिरा है उत्पाद की ओर रहता है, अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पादों को दाईं ओर लिखते हैं। तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक, प्रकाश, उष्मा आदि की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था में परिवर्तन को दर्शाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जलीय अवस्था। ठोस को एस से, द्रव को एल से, गैस को जी से और विलयन को ए क्यू से दर्शाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित करने का जो तरीका है। देखिए बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए या फिर बेसिक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझने में आने वाला है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, मैंने 5 एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। देखिए पहला देखते हैं, यहाँ पर है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इनकी क्रिया जो करी तो बना क्या हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। तो यहां से देखिए एज, अब इनको संतुलित कर का मतलब क्या है कि देखिए इसका जो तत्व है, तत्व का मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, उसमें परमाणु की संख्या, परमाणु यानी कि जो नीचे लिखा रहता ना ये परमाणु रहते हैं, यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको देसी तरीके से, तो यहाँ पर देखिए H में कितना है, 2 है, और Cl कितना है, 2 है, पर लेकिन यहाँ पर H कितना है, 1 है, और Cl 1 है। तो नियम क्या है कि हम यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं कर सकते, करना जो है वो आगे। तो जैसे ही मैं आगे यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो 2H यानी कि H भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया है, और Cl भी 2 बार है। तो बहुत ही सिंपल था, सरल था, ठीक है। यदि इसी तरीके से कहीं दूसरा आए तो वो आप स्वयं कर सकते हो। अलग अलग टाइप के सवाल ले रहा हूँ ताकि एक एक सवाल लूंगा, ठीक है, एक एक समीकरण, और आपको अच्छे समझ में आएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर है सोडियम है, ये जल से इसकी क्रिया की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए गौर से कि जो ये Na है ये तो आपका एक ही बार है, O जो है वो भी एक बार है, लेकिन जो H2 है इधर है 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पर है 2 और 1 3,
ठीक है, तो कोई सा भी एक शब्द को आप पकड़ लीजिए, एक तत्व को पकड़ लो, शब्द नहीं सॉरी, एक तत्व को पकड़ लो, कोई सा भी एक तत्व। तो यहाँ पर हमारा एक तत्व कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हमने देखा यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब मैं यदि 2 है यहाँ पर और एक ये यहाँ पर है, ठीक है, तो एक यहाँ पर 3 हो गया। अब तो 3 तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं 3 का गुना करूँ तो 3 दूने 6 हो जाए। तो मैं इसको ज़्यादा करने के लिए 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से फर्क पड़ेगा, 2 दूने 4 हो गया, ठीक है। अब जब 4 हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, पर यहाँ पर मैं यदि 2 का गुना करूँ, ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग को लगाना है बस, और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी, बस एक तत्व को पकड़ लो, उसको 4 करो, ठीक है। तो ये 4 हुआ, तो इसको भी 4 करना है, तो 2 दूने 4। अब ये 4 हो गया, ऑक्सीजन जो O है वो 2 हो गई, तो हाँ, तो यहाँ पर भी तो 2 हो गई है ऑटोमेटिक ही। अब रही बात क्या है, Na की, तो Na 2 हो गया है, तो हम भी क्या करेंगे, Na के आगे 2 लिख देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, सरल है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। बिल्कुल करते जाओ, ऑटोमेटिकली ही संतुलित होगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बेरियम क्लोरीन है, क्लोराइड है, और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बन गया बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये अलग निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट करो इस चीज़ को कि यहाँ पर Ba जो है वो कितनी बार है, ठीक है। Ba जो है वो हमारा है 1 बार दोनों जगहों पर, ठीक है। फिर Cl देखो, Cl2 ये 2 बार है, और ये कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया है, ठीक है। तब ये जो 3 बार है, तो मैंने तरीका बताया अभी हाल ही, ऊपर 3 जब रहता है तो हम तो 4 ही करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भैया 2, ठीक है। अब 2 लिख दिया तो ये हो गया 4, ठीक है। ध्यान से समझिए, ऑटोमेटिकली ही आपका संतुलित होगा, बस केवल आप एक एक तत्वों को देखो। क्लोरीन हो गया 4, अब यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी नहीं है, इसलिए ठीक है, मैं यदि यहाँ पर 2 से गुना करता हूँ तो ये 3 है और ये 2 6 हो जाए, ठीक है। अब 6 के लिए हमको यहाँ पर 2 से नहीं करना पड़ेगा, कितने से करना पड़ेगा, यहाँ पर होगा 3 से, बस थोड़ा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखिए कई बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। ये 3 हो गया है, और यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ, क्यों लिख दूँ, क्योंकि 3 दूने 6 हो गया, और ये भी 3 दूने 6 हो गया। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिए, या फिर आप यदि इस तत्व को पकड़ लेते ना, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको पकड़ लिया, अभी मैंने आगे यदि पढ़ता तो ऑटोमेटिकली समझ में आता। देखिए यहाँ पर देखिए HO4 कितनी बार है, 4 बार है, और ये 3 बार, 4 तिया कितनी बार हो गया है, 12 बार। तो 12 बार करने के लिए इसको 3 का गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, 4 है, 4 तिया 12। अब जब 12 कर दिया इसको तो ये तो क्लियर है। अब Ba कितनी बार हो गया, 3 बार, तो ये 3 बार हो गया, ऑटोमेटिकली अब संतुलित तो हो गया ये, पर लेकिन यदि इसको यहाँ से पकड़ते ना तो और अच्छे समझ में आ जाता, ठीक है। तो इसे थोड़ी बहुत कई की बार गलती भी हो जाए तो उसको नज़रअंदाज करना है, ठीक है, उसको मेहनत करके और आगे बढ़ाना है। चलिए आगे चौथा देखते हैं। चौथा क्या है आपका, HNO3, ठीक है। अब ये सवाल आपसे ही पूछूंगा मैं, ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है इसमें, बताइए, ठीक है। H2NO3 है, यहाँ पर है CaOH2, यहाँ पर ये हो गया, और H2O, यहाँ पर H देखो आप, H 1 बार ये यहाँ पर है, हमारे पास यहाँ पर कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया, कितनी बार हो गया है, 2 बार, ठीक है, अच्छे समझना है, ठीक है भैया। तो ये कितनी बार हो गया, यहाँ पर 2 बार हो गया है, ठीक है। और ये H यहाँ पर 2 बार है, तो H पूरा गिन लो, पूरा H गिनो, यहाँ से मतलब नहीं है कि ये गिनो, ये भी गिन लो। H 2 बार तो ये, और 1 बार ये, तो कितनी बार हो गया, 3 बार, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। चलो और कहीं का देखो, उससे पकड़ में आए तो NO3 है, ठीक है, NO3 है, यहाँ भी NO3 है, Ca है, बस पकड़ में किससे आएगा, आपका H से ही पकड़ में आएगा ये चीज़ें, ठीक है। अब जब H से पकड़ में आएगा तो सिंपल सी बात है, अब इसको करो आप कितना, यहाँ पर मैंने जैसे ये 2 बार है, और यहाँ पर कितनी बार है अपना, 2 बार तो ये हो गया, और 1 बार ये 3 बार हो गया, तो हम करेंगे 2 से गुना, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कर दिया, कितनी बार हो गया H आपका, 4 बार। तो H 4 बार करने के लिए यदि यहाँ आगे 2 कर दूँ तो 2 ने 2 तो 4 ये हो जाए फिर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो 2 दूने 4, तो यहाँ पर H में गुना नहीं करना, करेंगे कहाँ गुना पर, यहाँ पर 2 से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, कोई दूसरी चीज़ तो असंतुलित नहीं हो गई है, ठीक है।
तो देख लो, H दो ने दो 4, ठीक है। O कितनी बार हो गया है, तो O 3 3 और 2, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको 3 और 2, तो देखिए यहाँ पर 3 दूने 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये एक मिस्टेक है, समीकरण मेरे द्वारा गलती हो गई थी इसमें। तो ये गलती क्या थी कि ये समीकरण क्या है आपका CaNO3 और इसकी ट्वाइस यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब देखिए मिलान करिए, ये अभी नहीं की मैंने, वो सवाल में थी तो मेरे जल्दबाजी उतारने में गलती हो गई, ठीक है। तो देखिए 3 दूने 6 हो गया, ठीक है, ये भी 3 दूने 6 हो गया। Ca एक बार है, Ca एक बार है, ऑटोमेटिकली संतुलित हो गया है। अंतिम देखते हैं H2S है, ठीक है, और इधर है ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखिए जल है और SO2 है, ठीक है। अब किसी भी एक को पकड़ना है, पहले H को देखो, H को देखो, H कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है साहब, 2 बार हो गया। O को देखो, S को देख लो, S को पहले, S एक बार है, S एक बार है, लेकिन गड़बड़ किसकी है अब यहाँ पर, O2 की। तो ये O2 यानी O कितनी बार है, यहाँ तो 2 बार है, 2 बार ये हो गया, यानी एक बार ये 3 बार हो गया। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 3 बार आए तो 4 बार करना ही पड़ेगा। तो ये 2 का मैंने यहाँ पर गुना किया, ठीक है। जब 2 का गुना किया तो O कितनी बार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए O कितनी बार हो गया, 4 बार, और 4 बार करने के लिए इसमें 2 का गुना मैंने आगे कर दिया, ठीक है। हो गया भैया सारी चीज़ें पर, लेकिन अब नोटिस करो इसमें दूसरी चीज़, क्या नोटिस करना है कि यहाँ से यदि मैंने अब इसको 2 बार कर दिया है, ठीक है, तो ये 2 ने 2 ये 4 तो हो गया, लेकिन ये H जो है अब कितनी बार हो गया बताओ, ठीक है। अब कितनी बार हो गया H जो है आपका 4 बार हो गया। तो 4 बार करने के लिए साहब ये 2 का गुना करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत कई का सवाल जो है देखने में सरल लग रहा है, ठीक है, कुछ कुछ माथा पच्ची वाला काम भी, इसलिए मैंने उसको एग्जाम्पल, मेरे को पता है कौन सा कहाँ लिखना है, पर मैं आपके जरिए बता रहा हूँ ताकि आपके लेवल में लेकर सवाल को करूँगा तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। अब ये 2 हो गया, तो ये 2 से S कितनी बार हो गया देख लीजिए अब, ठीक है। H को करा बराबर, जब तक S बिगड़ गया तो S कितनी बार हो गया, अब 2 बार हो गया। अब जब S भी कर दिया, अब थोड़ा मिलान करो, तो ये H कितनी बार हो गया, पूरा 4 बार, साहब 4 बार, ठीक है। S को देखो 2 बार है, 2 बार, ठीक है। अब ऑक्सीजन को और देख लो सही है या गलत है, 2 ने 2 4 है यहाँ पर तो, लेकिन 2 तो यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 दूने 4, देखिए 4 तो यहाँ पर होगी, 2 यहाँ पर, 6 हो गई। तो 6 के लिए फिर यहाँ पर 2 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पहले से डायरेक्टली 3 मत लिख देना, रटन विद्या हो जाए वो, ठीक है। मेरे को पता था कि यहाँ पर 3 है, लेकिन मैंने आपके लेवल से बताया है, ठीक है, समझाने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए कोई सा भी समीकरण को संतुलित करो ना, सबसे पहले यही ध्यान रखना है बस कि उसको आपको आराम से करना है, ठीक है भैया। तो कुछ सवाल है आपके, कुछ सवाल है आपकी एक्सरसाइज में, सवाल देख लीजिएगा, ठीक है। ये IMP सवाल है, ये संतुलित करने वाले हैं, वैसे मेरे पूरे संतुलित कराए हैं, यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है। आपको इनकी मेहनत कर लेना, ये आपकी बुक के थे, मैंने संतुलित करके कर दिया ये सवाल, स्क्रीनशॉट ले लेना नोट्स में आप, ठीक है। हो गया इतना, यहाँ से देख लीजिएगा, ये ऊपर का है, इनको उतारना आप, और ये संतुलित कर दिए हैं बाद में, ठीक है। लेकिन आप ये हरे कलर के जो लिखे ना यहाँ पर, ये सवाल आपकी बुक में लिखना, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, फिर इसको संतुलित करना। तो संतुलित करके मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह का सवाल है, ये अच्छी मेहनत कर लो यार, आपके लिए, केवल आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम फ्री सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट्स आप खुद समझ सकते हो कि नोट्स को तैयार करने में, इतनी अच्छी राइटिंग में तैयार करने में समय लगा होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, चलिए, ठीक है। इसके बाद में ये रासायनिक समीकरण वाले सवाल हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा, ये अधिकतर परीक्षा में आती भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा फिर भी, ठीक है। इतना हो गया ये। इसके बाद में ये रासायनिक समीकरण है, संतुलित करना है इसको भी, एक सवाल आता है संतुलित करने के लिए, ठीक है। जिस तरह के शब्द समीकरण, इससे इनको संतुलित अवस्था में लिखना है। इसके बाद में ये हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ से हो गया इतना। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। वैसे ये अगले चैप्टर में भी आएगा। संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं ताकि वो नमी के संपर्क में ना आए। बस इतना सा लिख दिएगा, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब।
चलिए अब आगे जो है आपकी है कि जो रासायनिक समीकरण समझा हमने। देखिए सबसे पहले स्टार्ट में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये तो परिभाषा के ऊपर से और रासायनिक समीकरण पढ़ा, उसके ऊपर से बहुत सारी चीज़ हो गई। अब जो हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी उसके प्रकार पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण मत समझ जाइएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है संयोजन, दूसरी वियोजन है, तीसरी है आपकी, ठीक है, विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन और रेडॉक्स है, ठीक है। 5 तरह की अभिक्रिया है, पांचों को अच्छे से समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इससे एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, या तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण पूछ ले, वियोजन की पूछ ले, विस्थापन की, द्विविस्थापन की और रेडॉक्स की, ठीक है। इनमें से आपका एक प्रश्न 100% आता है और इनसे रिलेटिव दूसरे प्रश्न भी बनते हैं, वो सारे सॉल्यूशन समझाऊंगा, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, केवल सिर्फ आपके लिए। चलिए तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन की क्रिया हमने किससे कराई? ऑक्सीजन से, तो एक गैस बनी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए कि ये अभिकारक है, इस वाले को हम कहते हैं अभिकारक, या फिर अभिकारक हम दोनों को कहते हैं। तत्व भी वो कह सकते हैं क्योंकि कार्बन भी एक क्या तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। यौगिक भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि एक तत्व, ठीक है, से ज़्यादा रहेंगे, मतलब जुड़े हुए रहेंगे तो वो यौगिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 भी हो सकते हैं या 2 से अधिक, तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल का मतलब होता है एक उत्पाद, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो वहां अभिक्रिया कहलाती है आपकी संयोजन। सिंपल सी बात है, संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना होता है। तो हम बोलेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो वहां एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उस कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिखना रहता है वैसे। मैग्नीशियम है Mg, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा आपको। अच्छा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है तो बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक संतुलित नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली संतुलित था, लेकिन यहाँ पर देखिए O2 है तो यहाँ पर 2 का गुना करना पड़ेगा। अब Mg 2 आगे यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक आपका संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, H2 यानी कि आपकी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या बना है? जल, H2O। अब यहाँ पर O2 है, संतुलित करो तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब ये यहाँ पर संकेत लिखना चाहिए, ठोस, और ये गैस है, और ये भी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है? आपका ठोस है, ठीक है। यहाँ पर ये H2 गैस हो गई, हाइड्रोजन ये भी गैस हो गया, पर लेकिन जो जल है वो लिक्विड है, L, ठीक है भैया। तो मैंने ये क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं, देखिए सबको समझिए, ठीक है, क्योंकि एक कभी कभी क्या करता है, रिएक्शन दे देता है और आपसे पूछ लेता है सही विकल्प में। तो यहाँ पर देखिए आपके ये रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है, इसमें संयोजन का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही बेस्ट। इसको हम अभी आगे समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा इससे। बिना हुआ बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की जब क्रिया हम जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस उष्मा बाहर निकलती है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है ना, तो उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये चीज़ हम अभी बाद में समझेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है? अभी संयोजन अभिक्रिया को समझना, ठीक है। इसके अलावा कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, तो कोयले का दहन भी क्या है? आपकी एक संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। मैग्नीशियम का वायु में रिबिन का दहन हो जाएगा, वो भी संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ से देखिए ये भी आपकी क्या है? प्राकृतिक गैसों का दहन, ये भी आपका उष्मा छिपी है, पर लेकिन ये संयोजन ही है इसमें भी, ठीक है। तो बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है भैया। चलिए तो अब नोट्स में आपको किस तरह से लिखना है वो देख लीजिए।
ये है संयोजन अभिक्रिया। यहाँ से आपको हेडिंग डाल के इस तरह से लिख लेना है, ये संयोजन है कि वे अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। तत्व कह सकते हो या यौगिक कह सकते हो या अभिकारक भी कह सकते हो, ठीक है। ये मैंने लिखा है कि अभिकारक भी लिख सकते हैं। चलिए अगला है जो हमारा है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए इसे भी अच्छे समझते हैं। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए वियोजन का मतलब क्या है पहले तो वो समझिए। वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, ठीक है। तो जिस तरह संयोजन अभिक्रिया थी, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ था कि जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिले थे और एकल उत्पाद बनाया था। इसका एग्जाम्पल के सहारे बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पर एक, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका जल, यानी कि H2O। यदि इस जल में हम विद्युत धारा का प्रवाह करें, यानी करंट दे, तो ये दो चीज़ों में टूट जाएगा, ठीक है। अब किस में टूटेगा? एक तो हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। संतुलित कर लो इसे। यहाँ पर O एक बार है, यहाँ दो बार हो गया है, तो इसलिए दो का गुना यहाँ करना पड़ेगा और दो का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दो दूनी ये चार हो गया। तो ये आपका एक संतुलित समीकरण हो गया। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते, पर वैसे तीनों एग्जाम्पल बाद में देख बता दूँ, पहले यहाँ समझिए कि इसमें क्या हो रहा है। ये है एकल अभिकारक, ठीक है। वे अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूट जाता है। क्या होता है? एकल अभिकारक टूटेगा। ये एक है, यहाँ पर एकल का मतलब होता है एक, तो एकल अभिकारक टूटा और कितने उत्पाद बनाए? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये ठीक संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। बाद में हम इसको भी समझेंगे। एक प्रश्न आता बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, वो बाद में हम समझेंगे। लेकिन अभी हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा और डीप से पढ़ लेते हैं, ताकि और अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा एग्जाम्पल और ले लो आप, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यदि कैल्शियम कार्बोनेट में हम उष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ये उत्पन्न करेगा। CaCO3 ये आपका ठोस है, सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है। इसी तरह यहाँ पर जल जो है हमारा लिक्विड है, ठीक है भैया, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ये संकेत जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर है अभी आपको। अच्छा, इसमें यहाँ पर उष्मा दी। तीसरा एग्जाम्पल और है, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है और पूछ भी लेता है, ठीक है, एग्जाम में। तो एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं आपका। AgCl सिल्वर क्लोराइड है। इसमें यदि आपने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा इसे, तो सिल्वर अलग हो जाएगी और प्लस क्लोरीन अलग हो जाएगी। ये आपका क्या है? ठोस है, सॉलिड है। ये भी आपका सॉलिड है S, और ये Cl2 ये आपका गैस है, ठीक है। चलिए अब इसको संतुलित कर लीजिए। संतुलित करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप गौर से देखिए Cl2 है तो ये 2 हो गया। और वैसे संतुलित आपको करना आता भी होगा, नहीं आता तो समझा दिया है मैंने, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब एकल अभिकारक यहाँ पर था जो दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करिए। क्या नोट करना है कि वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी? एक तो विद्युत की, प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की मतलब, और उष्मा की। ये एग्जाम में पूछता है वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होती है, तो विद्युत की, उष्मा की और सूर्य के प्रकाश की। तो तीनों तो एग्जाम्पल में से जो अच्छा लगे वो एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक है। नोट से ये रहा है आपके वियोजन अभिक्रिया के
कि कहाँ किसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट जाएगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। यहाँ पर आपको विद्युत धारा, ठीक है, देनी है, करंट देना है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए फिर अब अगला है विस्थापन अभिक्रिया, फिर उसके बाद में आएगी द्विविस्थापन। चलिए तो विस्थापन अभिक्रिया को भी अच्छे समझेंगे। चलिए तो विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए विस्थापन का मतलब क्या होता है। देखिए विस्थापन का जो मतलब होता है वो होता है कि किसी भी वस्तु को अपनी जगह से हटाना। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वस्तु नहीं है, यहाँ पर तत्व है, तो हम बोलेंगे किसी भी तत्व को अपनी जगह से हटाना। ठीक है, चलिए तो विस्थापन का एग्जाम्पल यदि मैं लिखूं यहाँ पर, ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ पर, Zn यानी कि जिंक है, प्लस कॉपर सल्फेट है CuSO4। ठीक है, मिलकर क्या बना आपका जिंक सल्फेट Z10SO4 प्लस कॉपर Cu। ठीक है, ये ठोस है और AQ है। थोड़ा समझाऊंगा, अभी मैं लिख देता हूं पहले। AQ ये लिक्विड है और ये कॉपर जो आपका ठोस है, सॉलिड है। यहां पर गौर से देखिए, ये जिंक की क्रिया हमने किससे कराई, कॉपर सल्फेट से। तो ये जो जिंक है, ठीक है, इसने कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह को ग्रहण कर लिया। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि ये जो SO4 है, इस SO4 को इसने यहां से उठाकर अपने में शामिल कर लिया, या फिर आप बोल सकते हैं कॉपर को हटा दिया, कोई भी चीज कर दो। तो ये ZnSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। अब इसका मतलब क्या है, यहां से देखिए, ये भी एक तत्व है, कॉपर भी क्या है, एक तत्व है, ध्यान दीजिएगा। पर लेकिन SO4 जो है उस तत्व का क्या है, यौगिक है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है वास्तव में, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित यानी कि उसकी जगह से हटा देता है। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि उसकी जगह से हटा लिया और स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी वास्तव में, कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से आप आयरन को ले लीजिए, Fe, ठीक है, और ये सॉलिड होता है आयरन, प्लस आपको स्वयं को करना है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, आप स्वयं बताओगे। कॉपर सल्फेट है, यानी ये विलयन हो गया AQ। ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए, ये जो कॉपर है इसको विस्थापित करेगा, अभी तो सिखाया है, तो यहाँ पर ये हो गया Cu को विस्थापित कर दिया। ठीक है, और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, और ये किस अवस्था में है, AQ यानी कि विलयन अवस्था में है। ठीक है भैया, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, और ये कॉपर बन गया आपका। ठीक है, ये आयरन था। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, लेड भी ले सकते हैं। ठीक है, लेड यानी कि PB मरकरी PB। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल कोई से लिख देना आप। ये इतने सारे एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, CuCl2, फिर से यहाँ पर किसको विस्थापित करेंगे, कॉपर को, और बना क्या रहेगा, PbCl2, जो भी एक विलयन होगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, लेड क्लोराइड। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सारी जगहों पर, ये बुक में समझिए और थोड़ा सा अच्छे से पहले, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ से
यहाँ पर देखिए हर जगहों पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर लोहे ने, आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, इसलिए इसका नाम विस्थापन अभिक्रिया कहा। यहाँ पर जिंक, ठीक है, पहले में जिंक और लेड और कॉपर, जो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, ये जो अभिक्रिया लिखी ना दोनों, ये जिंक और कॉपर की अपेक्षा, जो जिंक है और लेड है हमारा, ये दोनों कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि ताकतवर कौन है? अरे सीधी सी बात है, आप तो ऐसा समझिए कि जो ताकतवर रहेगा ना वही दुबले पतले को भगाएगा। तो ताकतवर कौन है? यहाँ से जिंक है, इसने कॉपर को भगाया यहाँ से, यहाँ पर लेड है, तभी तो यहाँ से भी कॉपर को हटा दिया। कॉपर था दुबला पतला था, बेचारे को बिल्कुल कॉपर ही बना दिया मार मार के, और क्या कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे। और यदि नोट्स की बात करें तो नोट्स में से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना आप, ठीक है, बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट। ये तो बच्चों ने नोट्स तैयार की तो थोड़ी गड़बड़ कर दी, मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए वहाँ पर, इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है, आपको एक ही लाइन में लिखना है, एग्जाम्पल होगा। चलिए यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसमें नोट क्या करना है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है या कर देता है। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी समझते हैं। चलिए तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ लेते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन, द्वि का मतलब होता है दो, और विस्थापन का मतलब क्या होता है? अपनी जगह से हटना। ठीक है, यानी कि अपनी जगह को, स्थान को छोड़ देगा। तो मतलब द्वि यानी दो, तो दोनों ही अपनी जगह को छोड़ देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया है इसका, यदि मैं एक ही लाइन में इसका जवाब दूं, ठीक है, तो इसमें होगा आयनों का आदान प्रदान। क्या होगा इसमें? आयनों का, ठीक है, आदान प्रदान। अब आयनों में, किसके आयनों में आदान प्रदान हो गया? तो अभिकारकों के। अब एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम सल्फेट। देखिए थोड़े से फॉर्मूले ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, टफ मत समझिए, बहुत सिंपल है। ए से Na, SO4, ठीक है, ये कौन सी अवस्था में? लिक्विड में है। सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। लिख भी देता हूं मैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। सोडियम सल्फेट की जो क्रिया हुई वो हुई बेरियम क्लोराइड से, तो BaCl2, इसका क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने बोला कि सोडियम सल्फेट की मैंने क्रिया कराई किससे? बेरियम क्लोराइड से। अब यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी कि ये तो दोनों क्या है? अभिकारक हैं। ठीक है, तो अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा। अब आयन कौन से? जो सोडियम है ना उस पर धन आयन पाया जाता है, सल्फेट पर ऋण आयन पाया जाता है। इसी तरह बेरियम पर धन है और क्लोरीन पर ऋण है। अब आप समझ गए हो कि ये जो धन है, ये धन वाला, ठीक है, मैं नंबर 1 लिख लेता हूँ, ये जो धन वाला है इसके ऋण वाले को विस्थापन कर लेगा। समझ में आया बात? नहीं, ठीक है, ये मतलब ये Na2 के साथ कौन जुड़ जाएगा? Cl। और इसका जो धन वाला है ये नंबर 2, इसके ऋण आयन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया समझ में आ गया क्या होने वाला है कि Ba और SO4 बन गया। तो पहले तो हम लिख देंगे बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, प्लस और क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है भैया, और NaCl जो है लिक्विड है, एक Q आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि Na2 था और Cl2 है, तो यानी कि Na भी 2 बार है, सोडियम भी, और Cl भी 2 बार है, क्लोरीन भी। तो यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से, इस तरह से आप कर दीजिएगा। ये है आपका बेरियम सल्फेट, नाम लिख दूँ, और सीधी सी बात है, तो यहाँ की जगह बेरियम था तो ये सल्फेट के साथ जुड़ गया, ये सोडियम था क्लोराइड के साथ जुड़ गया, तो ये बेरियम सल्फेट लिख लेना आप। ठीक है, मैंने बोल भी दिया है। तो ये है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो
वो अभिक्रिया है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तरीके से इस तरह से आपको एग्जाम्पल लिखना है। ये जो मैंने धन और ऋण दी है ये आपको नहीं दर्शाने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये बच्चों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी लिखने में, ठीक है। एग्जाम्पल आप सटीक एग्जाम्पल यहाँ से, ये थोड़ा धन ऋण नहीं लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों पे नोट से तैयार करवाए थे तो उन्होंने मिस्टेक कर, ये एग्जाम्पल ऐसा कैसा उतार देना ये, ठीक है भैया। कर लोगे कंप्लीट अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो द्विविस्थापन के बाद में आपका आ रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए तो रेडॉक्स अभिक्रिया को भी अच्छे समझेंगे। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का जो दूसरा नाम है ना, उसका दूसरा नाम है उपापचयन, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ में, तीन नाम है इसके, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपापचयन अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो पहले उपचयन और अपचयन को हम अच्छे समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए उपचयन केवल आप तो इतना सा याद रखिएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि उपचयन उसे कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी वो आपकी उपचयन कहलाएगी। और अपचयन किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन हटेगी, ह्रास होगा। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ठीक है, एक वर्ड याद रखना, ऑक्सीजन का योग, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन का योग हो वो तो हो गई उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो वो हो गई अपचयन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन भी हो सकती है या हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो देखिए यदि ऑक्सीजन का योग होगा ना तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ठीक है। पर आप तो ऑक्सीजन याद रखिए बस, इसमें काम हो जाएगा आपका। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन अकेली थी, ये आकर जुड़ी कि नहीं जुड़ी इससे, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, देखिए। इसी तरह यहाँ पर मैग्नीशियम और अकेली थी ऑक्सीजन, आकर जुड़ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। इसी तरह आप जल को ले सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें भी जुड़ेगा और जल बन जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपचयन। अब है दूसरा अपचयन। अपचयन में क्या होगा? उसमें योग था तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए CuO, एग्जाम्पल को समझिए आप तो डायरेक्टली, CuO, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड है। अब ये O यानी ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी इसके साथ, जैसे इसने हाइड्रोजन से क्रिया की तो ये कॉपर के पास से हट गई, देखिए हटा, और भले इधर आके जुड़ी पर यहाँ से तो हटी ना, ठीक है। तो जिधर हटे उसे कहेंगे हम अपचयन, ठीक है। ZNO और प्लस कॉपर, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये जो उदाहरण है आपका, ये दोनों उदाहरण आप रेडॉक्स अभिक्रिया में भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए एक तरफ यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और इस तरफ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग और ह्रास हो वो आपकी रेडॉक्स कहलाएगी। तो मैंने समझा दिया आपको उपचयन और अपचयन क्या है। अब रेडॉक्स को देखते हैं। देखिए वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक का तो उपचयन होता है, ठीक है, इसमें समझ गए, उपचयन यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी, तथा दूसरे का अपचयन होता है, ठीक है। वे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? एक अभिकारक का तो उपचयन होता है तथा दूसरे का लिख दो यहाँ पर, का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपापचयन या, ठीक है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए इसको यहाँ से और अच्छे समझने के लिए आप ऐसा करिए, बुक में समझिए, ये आपकी किताब में यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। CuO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया की, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देख लीजिए गौर से, ये हो गया आपका अपचयन। अब मैंने बोला कि जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, देखिए हाइड्रोजन का योग हो, मैंने बताया था कि जो उपचयन है, उपचयन, इसमें हाइड्रोजन क्या होगी? प्लस होगी, प्लस का मतलब समझ जाना, जुड़ेगी, सॉरी, हाइड्रोजन क्या होगी? घटेगी, यानी ह्रास होगा, और ऑक्सीजन क्या होगी? जुड़ेगी। समझ में आ गई बात नहीं? और अपचयन में क्या होगा? अपचयन में, ठीक है, अपचयन में क्या होगा? या तो ऑक्सीजन इसमें ह्रास होगी यानी घटेगी, और हाइड्रोजन जुड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप गौर से देखिए,
कि ये कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और ह्रास होने को कहते हैं हम, देख लीजिए, अपचयन। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुड़ रही है, तो ये जुड़ रही है तो ये हो गए उपचयन। ठीक है, याद रख लोगे आप। ठीक है, ये उदाहरण आपको यहाँ से, अन्य उदाहरण ये है। ठीक है, अच्छे से आप तो कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल आपको। ठीक है, ये नोट्स आप यहाँ से तैयार करिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है भैया, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर थोड़ा सा आप देख सकते हो। चलिए, तो अब जो ये हमने अभिक्रियाएं सीखी, ठीक है, ये अभिक्रियाएं सीखी, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ से कौन सा बताया था, वो यहाँ पर बताया था संयोजन अभिक्रिया में, कि चलो इसको बाद में हम अभी पढ़ेंगे। ये यहाँ पर, तो ये वही है आपका बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना। ठीक है, इससे आपका एक दो क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, अब बारी बारी से हम एक एक करके उन्हें समझते, सब कुछ समझाऊंगा एक ही वीडियो में, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, आप तो चिंता मत करिए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा आप तो। ठीक है, चलिए, तो अब आगे हमारा है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो अब समझते हैं उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को। देखिए, उष्मा क्षेपी, क्षेपी का मतलब ये होता है कि उष्मा उत्सर्जित होगी, उत्सर्जन होना है, यानी कि उष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, और शोषी का मतलब क्या होगा, समाहित होगी। ठीक है, यानी कि उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण को बोल सकते हैं अपन ग्रहण होगी। ठीक है, यह होना लिख सकते हैं अभी आप। ठीक है, अब एग्जाम्पल के द्वारा यदि कहूँगा ना, ठीक है, तो बिल्कुल जीवन भर याद रहेगा। यदि मैं कहूँ आपसे कि लकड़ी जलाओ साहब, लकड़ी का, लड़की लिख दिया था, लकड़ी का जलना है। दूसरा एग्जाम्पल है बादल बरसना आएंगे, बादल से बारिश होना। ठीक है, तीसरा हम बोल सकते हैं श्वसन की क्रिया। बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, पूरा याद रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा एग्जाम्पल को समझो, लिख दिया एग्जाम्पल। अब ठीक है, अब मैंने कहा कि लकड़ी को जलाओ, तो जलाओगे तो बताओ मेरे को उष्मा बाहर निकलेगी या अंदर जाएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि बाहर आएगी, जलेगी, बिल्कुल हमें गर्मी होगी। ठीक है, बादल से बारिश होना, बाद में भले ही पानी ज़्यादा गिरेगा, ठंडे करेगा, पर शुरुआत में आप सब समझते हो, शुरुआत में यदि 2-4 छांटे पड़ के चला गया ना, तो बिल्कुल फिर ऐसी तपन होती है ना, ऐसी तपन, बिल्कुल गर्मी में बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या हो रहा, बादल से जब बारिश होंगे तो जो धरती पर बूंद गिरेगी शुरुआत में, ठीक है, तो बिल्कुल गरम 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 कर देगा मामला। ठीक है, मतलब उष्मा बाहर निकलेगी। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया में भी आप सब समझते हैं कि जो उष्मा है वह एटीपी के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं ये आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, उन्हें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल इधर भी लिख दो उष्मा शोषी में भी। तो चलिए, यदि मैं कहूं कि जल से वाष्प बनना, जल से वाष्प बनना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और लिखते हैं, थोड़ा सा पेन दिक्कत दे रही है। चले, जल से वाष्प बनना है, और दूसरा क्या है हमारा कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का। अब बताओ यहाँ पर जल जब वाष्प बनेगी, यानी कि पानी को आपने गर्म कर रहे हो, तो जो आप उसमें, ठीक है, जला रहे हो, नीचे जो अपन लकड़ या कुछ भी चीज़ जला रहे हो, गैस जला रहे हो, कुछ भी जला रहे हो, तो गर्मी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो वो गर्मी कहाँ जा रही है, वो पानी ग्रहण कर रहा है, तभी तो वो गर्म होगा। ठीक है, तो ये बन गई आपकी उष्मा शोषी अभिक्रिया।
बर्फ का पिघलना, ये भी क्या है आपकी, क्योंकि बर्फ कब पिघलेगा, बर्फ बहुत ठंडा रहता है, ठंडा रहता है तो उसको बाहर निकालते हैं तो वातावरण की जो गर्मी है ना उसको वो ग्रहण करता है। अब ग्रहण करता है तो वातावरण के अकॉर्डिंग ढलता है, ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा ठंडा है और वातावरण इतना ठंडा नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली पिघलने लगता है, यानी कि वो गर्मी जो है उसने अंदर ग्रहण की। तो ये जो उदाहरण है ये उष्मा छेपी और उष्मा शोषी के उदाहरण है। अब आपकी जो बुक में है वो बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण है और वो उदाहरण आपको, ठीक है, एग्जाम में करके आना है। पहला है हमारा उष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है, तो ये पहला उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट से आप लेकर आए कैल्शियम ऑक्साइड, अभी बताऊंगा क्या है ये, ठीक है, प्लस, ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड का नाम मैं लिख देता हूँ, बिना बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना मार्केट से लेकर आते हैं। अब आपने देखा होगा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिला है ना, जिसे आपकी मम्मी अम्मी से इनसे पूछ लेना आप, कि उस चूने को पहले पानी में डालना पड़ता था, ठीक है, उसको डायरेक्टली, अब जब उसको पानी में डालते थे तो भैया उससे फिर हाथ नहीं लगाना था, हाथ लगा दे तो आदमी के फपोले पड़ गए, ठीक है, तो वो पानी में क्यों डालते थे वो अभी बता रहे हैं, ठीक है। आप भले आपकी मम्मी से पूछना, पापा को क्या नॉलेज होगा, ठीक है, मम्मी ने ये काम किया है। तो जब पुताई करते थे तो चूने को पानी में डालते थे, अब पानी में डालते थे तो साहब वो बिल्कुल, ठीक है, उबलने लगता था, पानी बिल्कुल गर्म कर देता था वो, ठीक है, उसमें उकाले फूटने लगते थे। उकाले का मतलब होता है कि उबलना वो शुरू कर देता, कई कई बार तो उबलने लगता था, ठीक है, क्योंकि क्या है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब वो गर्मी क्या है, जब जल से क्रिया करेगी ना तो गर्मी बाहर निकलेगी, ठीक है, यानी कि उसके अंदर क्या है, उष्मा बहुत ज़्यादा है, वो उष्मा उत्पन्न करेगा, और जो उष्मा उत्पन्न करेगा उसे कहते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। देखिए, ठीक है, इतनी चीज़ें तो क्लियर है अभी तक की, ठीक है, कि जो उसको जैसे पानी में डालते थे तो वो उबलना प्रारंभ करता था, उष्मा उत्पन्न होती थी। अब आगे क्या होता था कि जैसे ही उसकी गर्मी ठंडी हो जाती थी, वो 24 घंटे 12 घंटे या 4-5 घंटे के बाद में वो थोड़ा ठंडा हो जाता था, फिर उसकी पुताई करते, उसमें और पानी घोल लेते थे जिस आवश्यकता के अनुसार और पुताई कर देते, ठीक है। तो वो जो बनता था फिर जो पुताई करने के लिए जो तैयार माल था, ठीक है, वो कहते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2। तो ये क्या है आपका, ये है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये आपका उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण आपको इस तरह से लिखना है। अब दूसरा जो है उष्मा शोषी है, ठीक है, तो उष्मा शोषी के अंतर्गत क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, जो संगमरमर का फॉर्मूला भी ऐसे होता है, ठीक है, संगमरमर के पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको भट्टियों में, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले भट्टियों में डाला जाता है ना, तो ये बिल्कुल इस भट्टियों में बिल्कुल उष्मा को अंदर कर लेता है और ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो बिना बुझा हुआ चूना होता है ना वो इस प्रोसेस से बनता है, इस मेथड से बनता है कंपनियों में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस उष्मा, इसको खूब गर्मियों भट्टियों में तपाया जाता है और फिर बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस इसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक प्लस बेनिफिट उनको ये मिलता है कंपनियों को कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई, ठीक है। तो ये जो है आपका, ठीक है भैया, ये उष्मा शोषी का है और ये उष्मा छेपी का है उदाहरण, ठीक है। चलिए नोट्स पर आप तैयार करने के लिए यहाँ से आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। ये हो गया आपका उष्मा छेपी अभिक्रिया हो गया, और ये आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। चलिए क्लियर इतनी चीजें। अब इसके आगे आपका एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि सफेदी करने के 2 या 3 दिन के बाद दीवारों पर चमक आ जाती है क्यों, ठीक है। अब दीवारों पर चमक आती है, जो दीवारों पर है ना वो थोड़े समय के बाद में उस पर सफेदी कर दोगे, मैंने उस पर पुताई कर दी हमने, और पुताई करने के 2 या 3 दिन के बाद उस पर थोड़ा सा वो बिल्कुल कलर हमारा चमकेगा। वो ऐसा क्यों, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, वो जल से क्रिया करता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का ही फॉर्मूला है, जल से क्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण
करता है, जिसका उपयोग हम इसका उपयोग सफेदी करने में करते हैं। ठीक है, अब सफेदी करने में किया तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहां से देखिए Ca, इसको और अच्छे समझा देता हूं कॉपी में ही। ठीक है, अब बन गया क्या है ये। ठीक है, यहां से समझिएगा आगे का, बिना भुजा हुआ भुजा हुआ चूना बन गया। अब इसको हमने पोत दिया किसके ऊपर, ठीक है, पुताई कर दी हमारी दीवारों पर। अब दीवारों पर पुताई कर दी, किसकी करी, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2, इससे क्रिया कर लेगा। क्या करेगा, इससे क्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, ये जो सूत्र है ना, इसको रिवीज करना है बस ये। ठीक है, इसको क्या करेंगे, रिवीज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर उल्टा है, फिर यहाँ पर सीधा लिखना है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा CaCO3। ठीक है, और प्लस थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जो थोड़े समय के बाद में थोड़ी सी जो दीवार होती है वो थोड़ी गीली गीली होती है, तो ये आपका जल निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर इसको आप लिक्विड बोल सकते हैं, विलयन अवस्था में है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है, और ये सॉलिड है यस, और ये जल आपका आप जानते हैं लिक्विड है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है। इसलिए सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि ये थोड़ी चमकीली होती है तो दीवार चमकने लगती है। ठीक है, तो इसलिए 2 या 3 दिन के बाद सफ़ेदी करने के हमारी जो दीवार है वो उस पर चमक आ जाती है। नोट्स यहाँ से तैयार करिएगा, सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिन के बाद दीवारों पर चमक क्यों आती है। ठीक है, बढ़िया से आप तो पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट सारे नोट्स। देखिए, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह होता है CaCO3। अब जो कि ये संगमरमर का पत्थर चमकीला होता है ना, इसलिए ये दीवार भी ये भी चमकेगी, तो सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो एक प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है आपका, वो यहाँ पर है। थोड़ा क्वेश्चन निकाल लेता हूँ पहले। चलिए, इसके बाद में एक और आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से है कि कोई पदार्थ है X है, उस विलयन का उपयोग हम सफ़ेदी करने में करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि सफ़ेदी करने में हम किसका उपयोग करते हैं, वही जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, अब इसका रासायनिक सूत्र बताना तो हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका फॉर्मूला हो गया है जो मैंने अभी क्रिया आपको बताई दी। CaO इसको जेल में डालेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल उबलने लगेगा, तो उस पर निकली और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिंपल है, नोट से तैयार कर लेना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस समझना, जरा सी देर में बता दिया है। ठीक है, वो तो मैंने उधर समझा दिया था, इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है भैया, इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ये क्लियर हो चुका है। अब आगे की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से बना है आपका। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया जो है उसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि वियोजन और संयोजन का मतलब क्या है, यहाँ पर संयोजन का जो मतलब है वो मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि जुड़ना या मिलना है, ये बताया था। संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना या मिलना। इसमें क्या थे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिले थे और एकल उत्पाद बनाया था। ठीक है, लेकिन वियोजन में क्या होता, टूटा था, इसमें एकल अभिकारक था और 2 या 2 से अधिक इसमें उत्पाद बने हुए थे। तो ये कुछ भी नहीं है, वो डेफिनेशन जो है ना उनको ही बोलना है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। ये किसकी डेफिनेशन लिख दी हमने, संयोजन की, जबकि करके वियोजन की लिख दो। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक, ठीक है, एकल उत्पाद है। ठीक है, एकल उत्पाद, ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया उन्होंने, एकल उत्पाद, ये सही लिखा था। ठीक है, ये उत्पाद है, यहाँ पर है उत्पाद है, एकल अभिकारक ही है वो, एकल अभिकारक। एकल अभिकारक टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। यहाँ से आप बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, यहाँ पर ये अभिकारक है,
ठीक है। ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभी मैंने पहले जस्ट पढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेली नहीं बताया। चलिए इसके बाद में जो हमारा एक टॉपिक और रह गया है संचारण और विकृत गंधिता। ठीक है, बस ये अंत में अंतिम है, इसके बाद में पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। देखिए संचारण बहुत ही सिंपल है, जंग जिसे कहते हैं ना, जंग लगना, वही संचारण है। जब कोई भी धातु जो है अपने आसपास अम्ल और नमी के संपर्क में आएगी, ठीक है, जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल और नमी के संपर्क में आएगी तो वो संचारित हो जाएगी और इस घटना को ही, संचारित मतलब खराब होने लगेगी, तो इस घटना को क्या कहते हैं, संचारण कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना इसका एक उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में है संचारण को रोकने के उपाय, यानी कि जंग से बचाने के लिए सब जानते हैं, लोहे की बनी हुई वस्तु को, जैसे हमारा गेट होता है, कोई भी चीज़ बनी है लोहे की, मशीनरी होगी, ठीक है, उनको जंग से बचाने के लिए हम एक तो पेंट कर देते हैं, वार्निश कर देते हैं, ग्रीस या तेल लगा देते हैं, मिश्र धातु बना देते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण जो होता है मिश्र धातु कहलाता है। विद्युत लेपन कर देते हैं। विद्युत लेपन का मतलब ये है कि जो आपने सुना होगा ना, GI पाइप जो होल मशीन वाले होता ना, होल करने वाले बोरवेल, उनके पास होता है वो GI पाइप। ठीक है, जब मिट्टी में झीर आ जाती है ना, ठीक है, तो वो भीतर जो डालते हैं वो केसिंग, ठीक है, वो विद्युत लेपन का बना होता है, यानी जिंक पर जस्ते की परत विद्युत लेपन कहलाती है। चलिए इसके बाद में जो अंतिम है वह है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता बहुत ही सिंपल है। ये जो विकृत गंधिता है, आपने पापड़ और चिप्स देखे, उनकी पॉलीथीन जो कुरकुरे, तो कुरकुरे तो देखे ना, सबका फेवरेट होगा। तो कुरकुरे जो है उनको आपने देखा होगा, उसमें हवा भरकर आती है। ठीक है, तो वो हवा जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है। क्यों भरते हैं उस हवा को? ठीक है, क्या वजन बढ़ाने के लिए? नहीं, ठीक है, कि वो पापड़ और चिप्स वो खराब ना हो। अच्छा, खराब नहीं होगी, कैसे नहीं होगी भैया? अरे मेहमान अपने घर आते हैं ना, तो आपने सबने देखा होगा चिप्स और पापड़ या नमकीन तले होंगे। ठीक है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक वो अच्छे लगते हैं, बस 3-4 घंटे के बाद में बहुत बेकार और लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमी के संपर्क में आए, तेल और वसा से युक्त पदार्थ जो है उपचयित हो गए, यानी ऑक्सीजन से उन्होंने क्रिया कर ली और अपना स्वाद और गंध बदल दिया। ठीक है, इसलिए फिर बाद में बेकार लगते हैं। इस घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। वो जो खराब होना है ना, वो तेल और वसा युक्त पदार्थ खराब हो जाते हैं, वो घटना जो होगी बस उसे कहेंगे विकृत गंधिता। तो ठीक है, परिभाषा सिंपल है कि तेल और वसा युक्त पदार्थों को उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं, इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। पापड़ और नमकीन चिप्स से कुछ भी लिख सकते हो इसका उदाहरण। अब इसको रोकने के उपाय बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। देखिए, संचारण और विकृत गंधिता, और ये अंत में एक प्रश्न और बचा हुआ है, ये तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित, बस इनमें से आते रहते हैं हमेशा ही। तो विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या है? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे, ऑक्सीजन गैस को हटा देंगे और उसकी जगह पर वो हवा भरते हैं ना, वो ऑक्सीजन नहीं होती है, वो नाइट्रोजन होती है, चिप्स पापड़ की थैलियों में भरकर आती है जो। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न है आपका, तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? वही प्रश्न है ऊपर वाले। ठीक है, तो कि तेल और वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहते हैं ना, ठीक है, तो उपचयित हो जाते हैं और अपना गंध और रंग स्वाद और गंध बदल लेते हैं। इसलिए इन्हें कम सक्रिय गैस, यानी खराब ना हो, इसलिए इन्हें कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर समझा दिया है। और इस चैप्टर के आगे अगला चैप्टर जो है आपका ये, ठीक है, ये है आपका अम्ल, क्षार और लवण। थोड़े से MCQ प्रश्न बोल सकते हैं आप, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, सही विकल्प रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, उनका एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यानी कि 2 वीडियो में आपका अध्याय 1 खत्म, एक ही वीडियो में खत्म है वो तो, सही विकल्प रिक्त स्थान इसमें बने, पर फिर भी सेपरेट बनाऊंगा। ठीक है, आपको यदि यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक काम जरूर करिएगा, आपसे कोई 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, उसे भी बता दीजिएगा कि यहाँ से पढ़ ले, नोट्स तैयार कर ले, बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स मिलने वाले, पूरे हाइट राइटिंग के लिखे हुए। ठीक है, पूरे मुश्किल से 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर होगा। ठीक है, आपका 15 वीडियो बनेगा, मुश्किल से एक आधा जो बड़ा चैप्टर रहेगा तो 16 वीडियो में यदि आपके, ठीक है, पूरी कोर्स खत्म हो रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से पढ़िए, मेहनत करिए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तैयारी कर लो बस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।